इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 29। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयंसी रिया को अच्छा मजा सिखाती है। अब आगे आयंसी इस वक्त हॉल में बैठी अपना मोबाइल चला रही थी। तभी सिया उसके पास आकर कहती है, हे भगवान, आज इस लड़की की सगाई है लेकिन इसे अपने मोबाइल में घुसे रहना है। आयंसी अपना मोबाइल चलाते हुए कहती है, मम्मा थोड़ी देर बस। तानी सिया के पास आकर कहती है, वैसे सिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसू को सगाई नहीं करनी। एक काम करते हैं, आंसू की सगाई रहने देते हैं। तानी की बातों पर सिया भी हाँ में हाँ मिलाती है, जिससे आयंसी जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर उठती है और उन दोनों को हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप दोनों? मेरा बस चले तो मैं आज ही अपने आयु से शादी कर लूँ। आयंसी की नज़र अचानक से राघव पर पड़ती है। वो भागकर राघव के पास जाती है और उसकी बाजू पकड़े हुए कहती है, भैया मेरी शादी आयु से कब होगी? जल्दी करवा दो ना, वरना हमारे क्यूट क्यूट बेबी को आने में वक्त लगेगा। और आप ना मुझे हनीमून पैकेज में हांगकांग की टिकट देना। एनसी की बातें सुन राघव के पास खड़े आरव और विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ऐसा ही हाल सिया और तानी का भी था। वो आरव धीरे से विवान के कान में कहता है, आंसू के जितने मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भाई से अपना हनीमून पैकेज मांगूं। विवान भी इसी तरह खोए हुए अंदाज में कहता है, सेम, लेकिन ये आंसू है जो कुछ भी कर सकती है। आरव के दिमाग में एक खुरापात आता है, इसलिए वो विवान को छेड़ते हुए कहता है, वैसे भाई आंसू आपके दुश्मन के साथ हनीमून जाने की बात कर रही है। विवान आरव को घूरकर देखता है तो वो चुप हो जाता है। आयंसी की बातें सुन राघव मुस्कुराकर कहता है, बहुत जल्द मेरी प्रिंसेस की शादी होगी। आयंसी जल्दी करवाना, क्योंकि मेरे होने वाले पति पर चुड़ैलों डोरे डाल रही है। इतना का वो मुंह बना लेती है। इस वक्त आयंसी के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। तभी सिया कहती है, आंसू जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है। आयंसी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं करवाने वाली, एकदम भूत बना देती है। मम्मा आप ही मुझे रेडी करना। अयांशी सिया का हाथ पकड़ वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती। एक बड़ा लग्जरियस होटल जहां देश के जाने माने उद्योगपति आए थे, जहां दो फंक्शन साथ में थे, एक आरव अवी का रिसेप्शन तो दूसरा आयंशी और आव्यांश की एंगेजमेंट। अवी ने पिंक रंग का साड़ी पहन रखा था, वहीं आयांशी ने पिंक रंग का लहंगा। आरव और अव्यांश ने पिंक रंग का टैक्सीडो पहन रखा था। दोनों कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। एनसी की एंगेजमेंट का मुहूर्त हो गया था, जिस कारण सिया एनसी की तरफ रिंग बढ़ाती है अव्यांश को पहनाने के लिए। एनसी के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी नजर आ रही थी। वो सिया से रिंग ले अव्यांश को पहना देती है। अव्यांश भी उसे रिंग पहना देता है, जिससे वहां तालियों की आवाज़ें गूंजने लगती है। वहां कई सारे रिपोर्टर मौजूद थे। आखिर मौजूद भी क्यों नहीं होते, आबरोय के घर की पार्टी थी और दूसरा आयांसी इंडस्ट्री का नया चेहरा थी, एक उभरता हुआ सितारा जो इस वक्त आसमान में चमक रहा था। कुछ ही देर में उनके पास वेटर एक खूबसूरत सा केक लेकर आता है। दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। आज एनसी बहुत खुश थी। उसे इस तरह खुश देख उसके भाई भाभी भी खुश थे। आखिर उन्होंने एनसी को इस मुस्कुराहट को कितना मिस किया था। आयंसी बार बार मुस्कुराकर अपने हाथ में पहने रिंग को देख रही थी। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? अव्यांश रघुवंशी, जिसका किसी और के साथ अफेयर था, जो किसी और को अपना सब कुछ सौंप चुकी है। शी इज़ नॉट वर्थ। अब भी इससे रिश्ता जोड़ना चाहते हो तुम्हें? सब आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ रिया अवस्थी खड़ी थी। रिया को देख अयंसी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया व्यंग से मुस्कुराकर कहती है, अरे तुमने ही तो बुलाया था, तुमने हमें बुलाया और हम दौड़े चले आए। वैसे सोचा तुम्हारा एक काम आसान कर देती हूँ, तुम्हारी सच्चाई सबको बता देती हूँ। सिया गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? सिक्योरिटी को आवाज़ देते हुए, सिक्योरिटी, धक्के मारकर बाहर फेंको इसे, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कह रही है। रिया अपने हाथ में पकड़े हॉस्पिटल रिपोर्ट को अव्यांश को दिखाते हुए कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ पेपर दिखाते हुए, लेकिन यह तो सच बोल रहे हैं, ये पेपर तो झूठ नहीं है। तुम्हारी प्यारी आयांशी प्रेग्नेंट थी, पूछो इससे किसका बच्चा इसके पेट में पल रहा था।
रिया की बातें सुन वहाँ मौजूद लोग भूत बने खड़े थे, क्योंकि अयंसी के बारे में कुछ बोल वो अपनी मौत नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन रिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर कर रहे थे। वही रिया की बातें सुन अयंसी का शरीर ठंडा पड़ गया था। उसके आंखों के सामने फिर एक बार उसका अतीत आ गया था। रिया की बातें सुन अयंसी की आंखें नम हो जाती है। वो नम आंखों से बड़ी उम्मीद लिए अव्यांश को देखती है, जो चुप था। अव्यांश को चुप देख वो टूट जाती है। तब अयंसी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, हाँ, था कोई मेरे लाइफ में जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, जिसके बिना मैं अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। हाँ, नहीं हूँ मैं वर्जिन, लेकिन अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे भरोसे का कत्ल किया था और आज फिर मेरा भरोसा टूटा है। ये सब अयंसी अव्यांश को देखकर कह रही थी। वहीं रिया के होठों पर डेविल स्माइल थी। वो आगे कुछ कहती तभी अयंसी उसे हाथ दिखा रोक देती है। इस वक्त अयंसी की आंखें खून सी लाल थी। उसकी लाल आंखें देख रिया भी एक पल के लिए डर गई। अयंसी वहां मौजूद सभी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहती, मैं प्रेग्नेंट जरूर थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं थी, बल्कि मेरा रेप हुआ था। ये सब कहते हुए अयंसी को काफी तकलीफ हो रही थी। मेरा रेप हुआ था। कई लोगों ने मुझे मेरे शरीर को नोचा था। मेरी आत्मा को मार दिया था उन लोगों ने। क्यों हर बार एक लड़की को ही अपना पवित्रता साबित करनी होती? कोई कभी कोई एक मर्द से सवाल नहीं करता। रेप एक लड़की का होता है, जिंदगी बर्बाद लड़की की होती है, लेकिन दुनिया की जिल्लत और ताने भी हमेशा एक लड़की को ही सुनना पड़ता है। इतना कब वो फुट फुट कर रोने लगती है। तभी राघव उसे झट से अपने गले लगा लेता है और सभी को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, इस पार्टी में जो भी हुआ, अगर वो सब बाहर किसी से कहा तो अपनी खुद कब्र खोद लेना। चिल्लाते हुए, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस लड़की को बाहर फेंको। एमजी राघव से दूर हो रिया को अपनी जलती हुई निगाहों से देख कहती है, बिल्कुल नहीं, सभी को देख। यहाँ मौजूद लोगों ने मेरी बेइज्जती देखी है, तो अब लाइव इसकी मौत भी देखो, ताकि आज के बाद कोई एनसी अब्रोई दुश्मनी करने से पहले 100 बार सोचे। एनसी इस वक्त किसी मौत की देवी की तरह लग रही थी। उसे देख रिया का शरीर डर से कांप रहा था। वहीं उसके भाइयों के होठों पर डेविल स्माइल था। आखिर उनकी प्रिंसेस ने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गया था। आयंसी अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है, जिसके बाद वो लोग उसे खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। इस वक्त आयंसी कार में बैठी थी। वहीं उसके सामने रिया को रोड के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया था। इस वक्त रिया के हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे और उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। डर रिया की आंखों में साफ नजर आ रहा था। अब वो पछता रही थी कि उसने आयंसी से दुश्मनी क्यों लिया। आयंसी डेविल स्माइल करती है, तुमने लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया, अब मैं तुम्हारी मौत लोगों को लाइव दिखाऊंगी। इतना कहा आयंसी डेविल स्माइल करती है और अगले ही पल अपने सामने मौजूद रिया को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है। कुछ दूर जाकर कार रोक एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए कहती है, The game is over. If you play a game with me, then you don't know I can play better than you because I'm the queen of this game. एनसी गाड़ी से उतर रिया के पास आती है, जो दर्द से तड़प रही थी। उसके चारों तरफ खून फैला था और वो खून से लथपथ थी। ये देख आयंसी शैतानों की तरह हंसते हुए कहती है, मिल गया सुकून, बुला लिया अपनी मौत को। आयंसी अब्रॉय अपने दुश्मनों के लिए मौत ही है। इस वक्त आयंसी की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं। राघव आयंसी के पास आकर कहता है, तुमने इसे क्यों मारा? आंसू आयंसी गुस्से में कहती है, तो क्या करती अगर मारती नहीं तो? ये मेरी शादी के बीच बीच में विलेन बन कूदते रहती, इसलिए एक ही बार में इसका किस्सा ख़त्म कर दिया। अब आराम से शादी करूंगी। इस वक्त आयंसी किसी सनकी की तरह लग रही थी। वो एक नज़र अव्यांश को देखती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं अव्यांश बस उसे जाते हुए देखता रहता है। वक्त पंख लगाकर उड़ चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। आयंसी एक जानी मानी सुपर मॉडल बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, कई फिल्मों में भी कर चुकी थी और जज के तौर पर उसे आमंत्रित भी किया जाता था। वहीं विवान और तानी को एक प्यारा सा बेटा हुआ था, जो फिलहाल अभी 2 साल का था और उसका नाम सभी ने तानी और विवान का नाम मिलाकर प्यार से नीवान रखा था। अभी और आरव का भी एक बेबी पाए था, जो फिलहाल 6 महीने का था, जिसका नाम अर्णव रखा गया था। 2 सालों में सभी की जिंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी।
आज ओबरॉय मैंसन को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था क्योंकि आज सभी की लाडली एनसी की शादी थी, जो ओबरॉय फैमिली और इस कहानी की आखिरी शादी थी जिसे सब काफ़ी धूमधाम से करना चाहते थे। एनसी इस वक्त अपने कमरे में शीशे के सामने दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसने बहुत खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था जो उसके गोरे रंग पर काफ़ी फब रहा था। एनसी शीशे में खुद के अक्स को निहार रही थी। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी उत्तरी परी की तरह। उसके जहन में उसकी बीती जिंदगी किसी रील की तरह चल रही थी। पिछले 2 साल में उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जहां सब उसे उसके नाम से जानते थे। उसके साथ काम करने के लिए महीनों पहले से अपॉइंटमेंट लेकर रखते थे। एनसी अभी बैठी हुई थी तभी वहाँ सिया आती है। एनसी को इस तरह शादी के जोड़े में देख उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद के जज्बातों को काबू कर एनसी के पास जाती है और मुस्कुराकर अपनी आंखों से काजल निकालकर एनसी के कान के पीछे लगाकर कहती है, मेरी गुड़िया को किसी की नज़र न लगे। आज मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि दुल्हन बन रही है। तुझे पता है आंसू, जब तू छोटी थी तब मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, एक पल के लिए भी मुझे और अपने भैया को नहीं छोड़ती थी। आज तू हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रही है। सिया की बातें सुन एनसी भावुक हो जाती है और झट से सिया के गले लग अपने भारे गले से कहती है, मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊं, आपके और भैया के लिए हमेशा उनकी छोटी सी गुड़िया ही रहना चाहती हूँ। अव्यांश इस वक्त मंडप पे बैठा था। तभी सिया और तानी आयांसी को लेकर आते हैं। आयांसी को देख उसके तीनों भाइयों की आंखें नम हो जाती है। आखिर आज उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को विदा जो करना था। आयांसी के साथ बिताए हुआ हर सारा पल उनकी आंखों के सामने आ रहा था। कैसे पूरे घर में आयांसी भागा करती थी। राघव उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। उसकी मासूमियत भरी बातें एक एक कर सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही थी। सिया आयंसी को ले जाकर अव्यांश के बगल में बैठा देती है। तभी पंडित जी कहते, जजमान कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। राघव और सिया आयंसी के कन्यादान के लिए आते हैं। राघव आयंसी का हाथ अव्यांश के हाथों में दे वार्निंग भरे लहजे में कहता है, मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी बच्ची के आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। अव्यांश कुछ नहीं कहता, लेकिन आयंसी को हंसी आ जाती है। कुछ ही देर में दोनों आंखें खड़े होते हैं और एक दूसरे को वरमाला बनाते हैं। उसके बाद अग्नि को साक्षी मान फेरे लेने लगते हैं। मंत्र, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देवा। पहले के 3 वचन में वधू आगे चलती है। आयंसी फेरे लेते हुए मन में कहती है, मैं अपनी आयु के साथ हमेशा रहूंगी, उससे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना ये जीवन अपने आयु के नाम कर दिया। आखिरी के 4 फेरों में वर आगे चलता है। अभियान से फेरे लेते हुए अपने मन में कहता है, भले मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में आना एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे सामने ये राज नहीं आने दूंगा, वरना सब बिखर जाएगा। जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलेगा। मैं फेरे होने के बाद आयंसी और अव्यांश वापस अपनी जगह में बैठ जाते हैं। तब पंडित जी अव्यांश को आयंसी के मांग भरने और मंगलसूत्र पहनाने कहते हैं। अव्यांश आयंसी को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद जब वो आयंसी की मांग भरता है तो आयंसी की आंखें इस खूबसूरत एहसास से बंद हो जाती है और सिंदूर उसके नाक पर गिर जाता है। इसी के साथ शादी संपन्न होती है और दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। अव्यांश और अव्यांशी राघव और सिया का सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। राघव झट से आयंसी को गले लगा लेता है। आयंसी राघव के गले लग रोने लगती है। आखिर एक लड़की के लिए अपना बाबुल को छोड़ दूसरे घर जाना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे आयंसी सबसे मिलती है। राघव आयंसी को गले लगाए हुए ही अव्यांश से कहता है, मेरी बच्ची नादान है, अगर इससे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अव्यांश मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत कीजिए, आपकी इस जान में मेरी जान बसती है, आंसू का एक कतरा भी इसके आंखों में नहीं आने दूंगा। राघव आयंसी को और अव्यांश को गाड़ी में बैठाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। राघव बस अपनी नम आंखों से अपनी गुड़िया को खुद से दूर जाते देख रहा था। अभियांश की गाड़ी उसके बंगले के सामने रुकती है तो अयांशी को लेकर गाड़ी से उतरता है। इस वक्त अयांशी की आंखें नींद में बोझल थी। अभियांश के घर में सारे नियम लोकरों ने किया था, क्योंकि उसके पास परिवार के नाम पर बस अब अयांशी ही थी। अव्यांश अपनी गोद से अयांशी को उठा अपने घर कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
लेकिन जैसे वो अपने कमरे में कदम रखता है, हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि पूरे कमरे को गुलाब की पंखुड़ी से सजाया गया था। वो एक नज़र अपने गोद में मौजूद लड़की को देखता है, जो घोड़े हाथी बेचकर सुकून से सो रही थी। उससे देख अव्यांश का मुंह बन जाता है। वो खुद में बड़बड़ाता है, इसे देख कौन कह सकता है कि आज हमारी सुहागरात है, ये तो घोड़े बेचकर सो रही है। अव्यांश अयांशी को धीरे से बेड में सुला देता है और जैसे उसे माथे चूम कर उठता है, उसका फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है। एक नज़र अयांशी को देख वो वहाँ से निकल जाता है। इसी भाग में अव्यांश का राज खुलेगा। मुझे पता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं आपको फोर्स भी नहीं करना सकती हूँ, पर क्या करूँ, स्टोरी को आगे चलाना ही पड़ेगा ना। कम से कम एक लाइक भी तो कर दो, और क्या मांगूंगी आपसे। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। अव्यांश की कार एक बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। वो उसमें से निकल सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये मुंबई का एक लग्जरियस होटल था। अव्यांश लिफ्ट में चला जाता है और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाता है। कुछ ही देर में लिफ्ट खुलती है और अव्यांश लिफ्ट से निकल एक रूम का दरवाज़ा खोल अंदर चला जाता है और वहाँ मौजूद सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठा जाता है। फिर एटीट्यूड से कहता है, मुझे यहाँ बुलाने की खास वजह। सामने बैठा भी शख्स एटीट्यूड से कहता है, वजह खास ही तो है, वरना बिना किसी वजह से राघव ओबरॉय किसी को देखता तक नहीं। राघव के साथ आरव और विवरण भी थे। राघव की बातें सुने अव्यांश हंसते हुए कहता है, भाई यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अव्यांश की बातें सुन राघव की होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। तब अव्यांश से कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे भाई आपने मुझे ही क्यों चुना एनसी के लिए? आपने खुद एनसी को मेरे मॉल में बक्से तक पहुंचाया ताकि वो मुझे तक पहुंच सके। आखिर ये सब करने का कारण क्या था? राघव, आंसू की सेफ्टी। राघव की बातें सुन अव्यांश हैरानी से उसे देखता है। तब राघव मुस्कुराकर कहते, मैंने कहा था मेरी गुड़िया के लिए मुझसे भी बड़ा डेविल लेकर आऊँगा, और तुम तो मेरी पहली पसंद हो। मैं हमेशा से तुमसे आंसू का रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन आंसू के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि आंसू कभी लाइफ में आगे बढ़ेगी। ऊपर से वो अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी थी, इसलिए थक हार कर मैंने तुम्हें फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। वैसे भी तुम तो आंसू से बचपन से प्यार करते थे और मुझे पता था तुम्हें एकलौता ऐसे इंसान हो जो मेरी खोई हुई बहन बच्ची को लौटा सकता है। अव्यांश बेहद गुस्से और नफरत से कहता है, अगर वो अयान रॉय जिंदा होता तो मैं उसे इतनी भयानक मौत देता कि वो दोबारा मेरी जान की नज़र उठाकर नहीं देखता। इस वक्त अव्यांश की आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी लाल आंखें देख आरव मुस्कुराकर कहता है, वैसे दुनिया वालों की नज़रों में अव्यांश रघुवंशी दुबई का बादशाह माफिया ब्रदर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम दुश्मन हैं ही नहीं, बल्कि हम तो अपने दुश्मनों को बाहर लाने के लिए दुश्मनी का नाटक करते हैं। विवान अव्यांश को घूरते हुए कहता है, तुम आंसू को अकेला छोड़कर आ गए। अव्यांश हंसते हुए कहता है, उफ, मेरी बीवी के पॉजिटिव बड़े भैया, आपकी लाडली सो रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं आता। अगर मुझे भाई का मैसेज नहीं आया हुआ होता तो अभी तो मैं मस्त अपनी जान के साथ स्वागत मना रहा होता और कुछ महीनों में आप लोग को गुड न्यूज़ भी दे देता। ये सब अव्यांश विवान को छेड़ते हुए कहता है। विवान वहीं गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आप हम लोग आंसू के बड़े भाई हैं और तुम हमारे सामने ही इतनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हो। अव्यांश बेफिक्री से कहता है, इसमें शर्माने जैसा क्या है? क्या आप लोगों ने कभी वो सब नहीं किया है? अपने बच्चे आसमान से तो टपके नहीं हैं। अव्यांश की बातें सुन आरव जोर जोर से हंसने लगता है, फिर हंसते हुए कहता है, वैसे इन सब में तुमने अपना फ़ायदा भी निकाल लिया। 2 साल पहले उस रिया को आंसू के हाथों मरवा दिया। अव्यांश डेविल स्माइल कर कहता है, मैं जानता था मेरी शेरनी उस रिया को नहीं छोड़ेगी, इसलिए तो मैंने उसे बुलाया था। अगर मेरी जान उसे नहीं मारती तो वो लड़की मेरी जान को नुकसान पहुंचाती, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आरव, अब तो हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। राघव, जो तब से उनकी बातें सुन रहा था, वो एक शब्द में जवाब देता है, नहीं। सभी हैरानी से राघव को देखने लगते हैं। तब राघव कहता है, एक दुश्मन बचा है जो अब तक हमारी पहुंच से दूर है। विवान, तो हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। राघव, हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएगा अपने मौत के करीब। इस वक्त राघव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वहीं विवान किसी गहरी सोच में था। उसे इस तरह परेशान देख राघव कहता है, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? विवान गहरी सांस लेकर अव्यांश को
देखकर कहता है, मैं तुम्हें अभी जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। विवान की बातें सुन सभी विवान को हैरानी से देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विवान बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तू खुद से आंसू के करीब मत जा। अव्यांश को देख थोड़ा हिचकते हुए, तू समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? विवान की बातें सुन आरव हैरानी से कहता है, भाई आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? आप अव्यांश को आंसू के साथ फिजिकल होने से मना कर रहे हैं। ये आंसू का हस्बैंड है। अव्यांश विवान को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, क्या ये मेरी जान की जिंदगी से जुड़ा है? विवान हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ, जब तक आंसू तुम्हारे करीब ना आए तुम खुद से उसके करीब मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसके करीब जाओगे तो हो सकता है उसे उसका पिता कल याद आ जाए। तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए उसके करीब जाओ तो थोड़ा ध्यान से रखना। ये मैं एक भाई नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ। मैंने देखा है अपनी बच्ची की हालत, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे थोड़ी भी तकलीफ हो। विवान को इस वक्त तकलीफ हो रही थी। वो अपने आंखों को कसकर बंद कर लेता है। वही राघव उसके कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना दे रहा था। अयांशी आराम से बेड पर फैलकर सो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अव्यांश कमरे में आता है। अंशी को देख उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। आखिर उसका बरसों का सपना पूरा हुआ था। आज उसकी आंसू उसके कमरे में उसकी बीवी बनकर बैठी थी। अव्यांश वॉशरूम में जाता है और कुछ ही देर में लोअर और टी शर्ट पहनकर आता है और अयांशी को अपनी बाहों में भर मुस्कुराकर मन में कहता है, मुझे आज ये सब एक सपने की तरह लग रहा है। अब हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ होगी, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। अव्यांश अयांशी को देखते हुए नींद की आगोश में चला जाता है। एक नई सुबह जो सभी की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया था। राघव इस वक्त स्टडी रूम में था और उसके साथ उसके दोनों भाई भी थे। विवान कब से चहलकदमी कर रहा था। उसे देख आरव कहता है, क्या हो गया भाई आपको? विवान चिढ़ते हुए कहता, ये अव्यांश मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिक्र करते हुए, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। विवान की बातें सुन आरव अपना सर हाथ पर मारकर कहता है, भाई आप पागल है? कल अव्यांश और आंसू की सुहागरात ही सो रहे होंगे वो लोग और आप उन्हें फ़ोन कर रहे थे। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? विवान खींचते हुए कहता है, कुछ भी सोचे लेकिन मुझे मेरी बच्ची की फिक्र है। इतना का वो अव्यांश को फ़ोन स्पीकर पे रख देता है। 2-3 रिंग के बाद अव्यांश कॉल उठा लेता है और अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, क्या है बड़े साले साहब? विवान, आंसू कैसी है? कल रात रो रही तो नहीं रही थी ना? हमारे बिना रहने की आदत उसे नहीं है। विवान की बातें सुन अव्यांश के दिमाग में एक खुरापात आता है। वो विवान को छेड़ते हुए कहता है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल हमारी सुहागरात थी, जाहिर सी बात है रो ही रही होगी। अव्यांश की बातें सुन विवान की आंखें कठोर हो जाती है। तभी अव्यांश धीरे से अंशी के गालों को काट लेता है, जिसे अंशी अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, मत करो ना आइयो, दुखता है। अंशी की आवाज़ सुन विवान का पड़ा हाई हो जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही राघव उसके हाथ से फ़ोन छीनकर काट देता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारे चक्कर में हमें भी एम्बेरस होना पड़ता। आंसू की शादी हो गई है, अब जलन कम करो अपना। राघव की बातें सुन विवान का मुंह फुला हो लेता है और आरव मुंह दबाए हंसने लगता है। किसने सोचा था कि ये सब राघव की याद धारा है। रात का वक्त था। अंशी इस वक्त अपने कमरे को सजा रही थी, क्योंकि पिछली रात वो सो गई थी जिसे अव्यांश को उसका हक नहीं मिला, इसलिए वो अपने दिल से अव्यांश को एक पति होने का हक देना चाहती थी। अंशी ने बिस्तर को लाल गुलाब से काफ़ी खूबसूरत से सजाया था। चारों तरफ रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ थी जो कमरे को हद से ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। अगर किसी का इंतजार था तो वो अव्यांश का। अंशी आज की रात को अपनी यादगार रात बनाना चाहती थी। पूरे कमरे को सजाने के बाद वो एक पैकेट लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में बीते होंगे कि अव्यांश कमरे में आता है। कमरे में बस मोमबत्ती चल रही थी। वो कमरे को देखता है जो काफ़ी खूबसूरत से सजाया गया था। ये देख उसकी दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अंशी को आवाज़ देने वाला होता है, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो उसका ध्यान बाथरूम की तरफ चला जाता है जहाँ अंशी खड़ी थी। इस वक्त उसने पिंक कलर की सेक्सी सी नाइटी पहना हुआ था जो काफ़ी छोटा था, जिसमें उसका शरीर उभर कर नजर आ रहा था। अंशी को इस तरह देख अव्यांश का गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे अव्यांश के पास जाती है तो अव्यांश उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही अंशी उसके होठों पर अपनी उंगली रख कहती है, आज आप कुछ नहीं कहेंगे, जानती हूँ बहुत सब्र है आपके अंदर, लेकिन आज मैं बेसब्र हो रही हूँ। आज मैं गहराइयों से आपको महसूस करना चाहती हूँ, आपकी
मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद होना चाहती हूँ। आज मैं हमारे बीच के सारे पर्दों को हटाना चाहती हूँ। आज मैं और आप मिलकर हम बनाना चाहती हूँ। क्या आज आप मुझे पूरी तरह एक पत्नी के रूप में संपूर्ण करेंगे? इतना कह आयंसी एक एक कदम पीछे लेती है और एक कैंडल अपने हाथ में ले लेती है। बैकग्राउंड म्यूजिक। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। आयंसी कैंडल ले अव्यांश के चारों तरफ घूमते घूमते आधा से नाच रही थी। आयंसी एक एक आधा पर अव्यांश अपना दिल हार रहा था। वो आयंसी के हाथों में बकरे कैंडल को बुझाता है और उससे आने गोद में उठा बेड की तरफ बढ़ जाता है। राम तन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीति प्रियता से रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे। अव्यांश से आयंसी को धीरे से बेड पर लेटाता है और उसके पूरे शरीर पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगता है। कुछ ही देर में उनके कपड़े फर्श पर पड़े थे और एक दूसरे के प्यार के आगोश में समाये नींद की आगोश में चले गए थे। उनके प्यार का गवाह वो चांद था जो उन पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आज पूरी तरह से दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था। अव्यांश ने अपने प्यार से आज आयंसी के सारे जख्म भर दिए थे। एंड ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है। आयंसी अपने कमरे में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। एक दिन वो अपना फोटो शूट करवा रही थी, तभी उसे चक्कर आता है। वो बेहोश हो जाती है। विवान भी वहीं मौजूद था, जिसके कारण वो उसे चेक करता है तो पता चलता है कि आयंसी प्रेग्नेंट है। यह न्यूज़ सुनते किसी के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी खुशी होते हैं, खासकर आयंसी और अव्यांश, क्योंकि अब उन्हें प्यार की निशानी जो आने वाली थी। आयंसी की ये प्रेगनेंसी नॉर्मल होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसका खास ख्याल रखा जा रहा था। देखते ही देखते उसका 9वां महीना लग जाता है, जिससे उसका पेट स्पष्ट नजर आने लगता है। आयंसी इस वक्त अब्रो मेंशन में थी। वो हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिससे सिया और तानी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब जब तक हॉस्पिटल में राघव, आरव और अव्यांश भी पहुंच गए थे। अव्यांश को इस वक्त काफ़ी घबराहट हो रही थी और राघव उसे सांत्वना दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेबर रूम से आयंसी की चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। कुछ ही देर में विवान एक बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर लाता है और अव्यांश को देते हुए कहता है, मुबारक हो बेटी हुई है, तुम बाप बन गए। अव्यांश अपने कांपते हुए हाथों से बच्ची को पकड़ता है। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। वो विवान से कहता है, मेरी लिटिल डॉल। विवान, आंसू ठीक है, बस अभी बेहोश है, कुछ देर में होश आ जाएगा। राघव बच्ची के ऊपर से नोटों की गड्डी वारकर वहाँ के स्टाफ को दे देता है, फिर धीरे से बच्ची को खुद की गोद में ले लेता है। बच्ची दूध सी गोरी थी और बहुत नाजुक सी थी। वो बिल्कुल आयंसी की तरह दिख रही थी। राघव धीरे से उसका माथा चूम लेता है, जिससे बच्ची कसमसाने लगती है। धीरे धीरे एक बाद सभी बच्ची को अपनी गोद में ले लेते हैं। उसके बाद विवान बच्ची को लेकर चला जाता है और वार्ड के अंदर जाकर आयंसी के बगल में सुला देता है। सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे सिवाय अवी के, क्योंकि वो घर में बच्चों को संभाल रही थी। हॉस्पिटल बच्चों के लिए सही नहीं था, इसलिए बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लाया गया था। सभी वार्ड के बाहर मौजूद थे। तभी उन्हें आयंसी की चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुन सभी घबरा जाते हैं। सभी जल्दी से वार्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह जाते हैं। आयंसी की चीख सुन सभी वार्ड के अंदर जाते हैं तो देखते हैं आयंसी फर्श पर गिरी हुई थी और रो रही थी। राघव जल्दी से जाकर उसे उठाता है तो आयंसी उसे लिपट कर रोते हुए कहती है, वो मेरे बच्चे को ले गए भैया, वो मेरा बच्चा ले गया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं दोबारा अपना बच्चा नहीं खोना चाहती, मैं मर जाऊंगी। राघव आयंसी को शांत करवाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, भैया है ना, भैया उसे लेकर आएंगे। इतना कहा राघव वार्ड से निकल जाता है। उसके पीछे उसके भाई और अव्यांश भी निकल जाते हैं और आयन रोते हुए रह जाती है। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। राघव ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दिया था ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। अव्यांश को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, जिसने भी मेरी बच्ची को किडनैप किया है उसने अपनी मौत को न्योता दिया। अगर मेरी बच्ची को जरा भी खरोच आया तो वह सोच भी नहीं सकता मैं उसका हाल क्या करूँगा। वो लोग अभी बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी सिया और तानी भागते हुए आते हैं और उन्हें इस तरह भाग कर आता देख विवान कहता है, क्या हुआ, आप लोग इस तरह भाग कर क्यों आ रहे हैं, आप लोग तो आंसू के साथ थे ना।
सिया घबराते हुए एक ही सांस में कहती, आंसू अपने वार्ड में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। सिया की बातें सुन सभी घबरा गए थे कि आयंसी कहाँ जा सकती है। आयंसी हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर मौजूद एक फैक्ट्री में आती है जो काफ़ी सालों से बंद था। फैक्ट्री के अंदर जा वो तेज आवाज़ में कहती है, देखो मैं आ गई, अब मेरी बच्ची को वो छोड़ दो। वो इतना ही कहती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम बैक चान। आयंसी जब आवाज़ की दिशा में देखती है तो वहाँ एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में इस वक्त उसकी बच्ची थी। आयंसी उस शख्स को देख हैरान हो जाती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहती है, आपने मेरी बच्ची को किडनैप किया, लेकिन क्यों? आयंसी की बातें सुन वो शख्स शैतानों की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी बच्ची को ही नहीं, तुम्हारे साथ आज तक जो भी हुआ वो सब करवाने वाला मैं ही था। मैं विराट अवस्थी। विराट कौन है ये आपको स्टार्टिंग के पार्ट में पता चल जाएगा, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो। आयंसी अपनी नम आंखों से कहती, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आप अपना भाई समझती थी, आप तो मेरे अलावा आरव भैया के दोस्त हैं ना। आयंसी की बातें सुन विराट बेहद से कहता है, नहीं हो मेरा दोस्त और ना मैं हूँ तुम्हारे अपनी बहन से समझता हूँ। मेरी बहन रिया अव्यांश से हमेशा से प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने ही वीरेंद्र रॉय तक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। मुझे लगा वो तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसा लेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे लगा रेप होने के बाद अव्यांश तुम में से नफरत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करने लगा। तुमने मेरी छोटी को मारा है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दोनों को मारूंगा। इस वक्त विराट की आंखों में आयंसी के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वो आयंसी के ऊपर अपने गन से गोली चलाने वाला होता है। राघव और बाकी सभी फैक्ट्री के तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख सभी हैरान रह जाता है क्योंकि सामने विराट की लाश पड़ी थी। वहीं आयंसी अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। अव्यांश जल्दी से उसके पास से जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, तुम ठीक हो ना जान? विराट को देख और ये सब आयंसी मुस्कुराकर करती है। इनके पापों का घड़ा भर चुका था और वैसे भी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। विराट की लाश को लावारिस समझ वहाँ से ले जाया जाता है। वहीं आयंसी के होठों पर डेविल स्माइल थी। वो उस पल को याद कर रही थी कि कैसे विराट ने उस पर गोली चलाया, लेकिन कोशिश की, लेकिन उस सही सब वक्त पर उसने उसके पैर पर ईंट मार दिया, जिससे विराट लड़खड़ा गया और आयंसी ने अपने बच्चे को छीन उसके सर पर इस ईंट से अनगिनत बार वार किया था जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं छोड़ दिए। आखिर आज आयंसी ने साबित कर दिया था कि एक औरत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती है। आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले आखिरी दुश्मन को भी आयंसी ने मौत का घाट उतार दिया और एक मिसाल कायम कर दिया कि हर बार तुम्हारी इलाज बचाने कोई कृष्णा नहीं आने वाला। अपनी रक्षा स्वयं करना सीख लेना चाहिए। आयंसी अपने घर आ जाती है। उसका और उसकी बच्ची का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है। कुछ ही दिन में बच्ची का नामकरण था। आयंसी और अव्यांश ने बच्ची का नाम प्यार से अव्यांशी रखा था। अव्यांश और आयंसी के प्यार की निशानी अव्यांशी। अव्यांशी अपने तीनों मामा की जान वो ज़्यादातर राघव के पास रखती थी। आखिर आयंसी की बेटी थी, राघव की लाडली होना तो लाजिमी था। आज बच्ची के नामकरण के साथ साथ रक्षाबंधन भी था। आयंसी अपने भाइयों को राखी बांधते हुए कहती है, हर जन्म में मुझे आप जैसा ही भाई चाहिए और आप जैसा भाई तो दुनिया की हर लड़की डिजर्व करती है। आयंसी की बातों को सुन उसके तीनों भाई भावुक हो जाते हैं और उसे के गले लग जाते हैं। इस वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तब राघव आयंसी को प्यार से अपने हाथों से खिलाते हुए कहता है, आज आखिरी बार मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिला रहा हूँ। शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ना दोबारा कोई हमें याद करेंगे। ये सब कहते हुए राघव भावुक हो गया था। तब आयंसी झट से राघव के गले लग कहती है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कहानी खत्म हुई है। आंसू और उसके तीनों माफिया ब्रदर्स का प्यार सालों सालों तक लोगों के दिल में राज करेगा, वरना आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है कि एक भाभी अपनी नंद की माँ बनी है तो तीन भाई अपनी बहन बच्चे की तरह प्यार करते हो। उसे इंसाफ देने के लिए सारी बंदिशें तोड़ देते हैं, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं, दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख देते हैं। कहाँ देखने को मिलता है इतना अनमोल रिश्ता? शायद इस कहानी में ही देखने को मिलता है। चारों भाई बहन एक दूसरे को आखिरी बार गले लगा लेते हैं। आज चारों भावुक हो गए थे। आखिर आज
उनका साथ आखिरी दिन था। कुछ ही दिन में एक फ़ोटोग्राफ़र आता है और उनकी फ़ोटो खींचने लगता है। हमेशा की तरह एनसी फिर से राघव की गोद में बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचाती है। कर रही हूँ हालत बयां मैं सबके सामने, मैं एक नारी हूँ लेकिन अबला हूँ दुनिया के नज़रों में। एक बच्ची के जिस्म को नोचते हुए नहीं काँपे थे उनके हाथ, लेकिन मौत देख गिरे थे वो पैरों मेरे में एक सांप। मुझे इंसाफ दिलाना था आसान और उन दरिंदों को पहुंचाना था शमशान। पर क्या ये इंसाफ इसलिए मुमकिन था क्योंकि मेरे भाई ने थे एक माफिया? शायद हाँ, वरना आम परिवार के लिए अब कब न्याय जल्दी हो पाया। दर्द सारे दिल में दफन करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, इज्जत को सारे आम सब अखबार में छापते, पीड़िता से भी उसके पीड़ित होने का लोग प्रमाण है मांग। जग जा ए द्रौपदी, ये कलयुग में कृष्ण नहीं आएंगे खुद काली बन, अब हम औरतें माथे पर कफन बांधना सिखाएंगे। समाप्त। आखिर आज इस कहानी ने आप सबको अलविदा कह दिया। बस कहानी खत्म होते हैं, किरदार तो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसे हमारे माफिया ब्रदर्स और आयंसी हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहने वाले हैं। आप कहो तो इसका सीज़न 2 भी कर देंगे। कमेंट में सीज़न 2 ज़रूर लिखना, मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी पसंद आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कहानी यहीं समाप्त। इस कहानी से बहुत से राज जुड़े हैं जिनका आज मैं खुलासा करना चाहती हूँ। ये कहानी जब मैंने सोचा था तब मैं महज 10 साल की थी, लेकिन इस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अपना कल्पना को मैं इस दुनिया में सामने लाऊंगी। जब मैंने कहानी शुरू किया था तब बहुत से सवाल मन में थे कि ये कहानी चलेगी या नहीं, किसी को पसंद आएगा या नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था जल्दी ख़त्म कर दो, लेकिन मैंने उनका नहीं सुना और जैसा चाहा था वैसा ही लिखा। कई बार ऐसा हुआ जब इस कहानी ने मुझे रुला दिया। जब हंसी के साथ गलत हुआ उसके साथ मैं खुद रोई हूँ। उसका रेप सीन लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं सो नहीं पा रही थी कितनी रातें। अगर कहें कि कहानी के किरदार को लिखने में एक लेखक की मेहनत होती है तो मैं कहूँगी हाँ, लेकिन आयंसी का किरदार एक काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि कोई पीड़िताओं की आवाज़ है। बस उन आवाज़ों को ये समाज दबा देती है। आप सभी ने इस कहानी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, एक तरह से कहा जाए तो मेरे उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरी बाकी कहानियों को भी प्यार देना और सपोर्ट करना। ये लास्ट पार्ट है इसलिए सब भर भर कर बड़े बड़े कमेंट करना।